इस वीडियो में हम जो भारतीय संविधान सभा है उसके गठन और उसके स्वरूप पर विभिन्न विचारकों द्वारा या आलोचकों द्वारा जो सवाल खड़े किए गए उन पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी उसकी संप्रभुता पर था। संप्रभुता संपन्न क्या ये संविधान सभा थी, क्योंकि किसी भी जो देश है उसका संविधान उसके जो जनप्रतिनिधि है वो स्वतंत्र रूप से उसका निर्माण करते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जो संविधान सभा थी उसका गठन ब्रिटिश सत्ता के अधीन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, तो पहला सवाल तो उसकी संविधान सभा की संप्रभुता पर ही उठता है कि इसका गठन है संप्रभु देश की जो जनप्रतिनिधि संस्था है वो यह नहीं थी, बल्कि औपनिवेशिक सरकार ने इसका गठन किया था। तो ये स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर सकती है, क्योंकि संप्रभु देश की संविधान सभा अपने देश के लिए स्वतंत्र रूप से संविधान का निर्माण कर सकती है। ऐसा आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान सभा चूँकि ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की थी तो ये संप्रभु संस्था नहीं थी। स्वयं गांधी जी ने कहा था कि संविधान सभा के जो अधिकार है विशेषकर केंद्र के देश की रक्षा सुरक्षा से संबंधित मामलों पर उनका विस्तार नहीं कर सकती थी। इसी प्रकार से राज्यों का जो समूह था उसमें संविधान सभा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। दूसरा, संविधान सभा के एक सदस्य थे एम जयकर, उसने ये कहा कि सिद्धांतों और प्रक्रियाओं दोनों में ही आधारित ये संविधान सभा है, उसको मर्यादित उन्होंने महसूस किया। एक आलोचना ये भी की जाती है कि संविधान सभा चूँकि गठन ब्रिटिश संसद ने किया था तो संविधान निर्माण के बाद उसका अनुमोदन के लिए ब्रिटिश संसद को भेजा जाना चाहिए था। तत्कालीन परिस्थितियों में हम आंसर दे सकते हैं कि ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक था, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में संविधान सभा को स्वीकार करना और संविधान का निर्माण करना भारतीय नेताओं की मजबूरी समझ लीजिए, या नए स्वतंत्रता का जो राह है जो एटली की घोषणा के बाद खुली है उसके अनुसार चलना मान लीजिए। लेकिन ये काम हुआ। लेकिन जो भारतीय नेता हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने जिस प्रक्रिया का अडॉप्शन संविधान निर्माण में किया या आगामी घटनाओं जो घटी उनने इस शंका को निर्मूल साबित कर दिया कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। इसमें हम अनेक पक्ष में तर्क दे सकते हैं कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा के प्रस्ताव को भारतीय जनता की स्वीकृति प्राप्त थी, इसलिए यह संप्रभु संस्था थी। पंडित नेहरू ने माना भी कि संविधान सभा के पीछे जनता की शक्ति नहीं थी। इसी प्रकार से संविधान सभा ने जो वायसराय लॉर्ड बेवल है उसका अध्यक्षता को संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया और अपना प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया और बाद में एक स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने चुन लिया। संविधान सभा में जो प्रस्ताव पारित हुए थे वो ब्रिटिश सत्ता के आदेश से उनको निरस्त नहीं किया जा सकता था और नई संविधान सभा को भंग किया जा सकता था। स्वयं संविधान सभा अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से संविधान को
जो सभा बनी है संविधान निर्माण के लिए, खुद को भंग कर सकती थी। और नेहरू ने इस पर एक कोटेशन कहा है कि संविधान सभा अपनी सत्ता को भंग करने की जो स्थिति है वो ब्रिटिश संसद तभी कर सकती है जब वो पशु शक्ति के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार से एक तर्क दिया जाता है कि संविधान सभा ने अपनी संपूर्ण शक्ति निर्वाचित सभापति को दे दी थी, जो एक औपचारिक राष्ट्रपति के रूप में काम करता था। इसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून 1947 है, उसके लागू होते ही संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो लगाए गए प्रतिबंध थे वो स्वतः ही समाप्त हो गए। इसी प्रकार से विभाजन के पश्चात जो मुस्लिम लीग है उसने जो सदस्य पाकिस्तान में चले गए तो उनके संविधान सभा के जो प्रक्रिया है उसमें रोड़ा अटकाने वाली बात है वो स्वतः ही निर्मूल सिद्ध हो गई। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश काल में यद्यपि हुआ, लेकिन ब्रिटिश शासन ने अपना हस्तक्षेप उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास भी किया, लेकिन भारतीय नेताओं और जनता ने उनकी दाल गलने नहीं दी। और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद इस प्रकार की कोई बाधा नहीं रही। इस प्रकार संविधान सभा है वो अपना संप्रभु स्वरूप में अपना कार्य उसने संपूर्ण किया। दूसरा जो सवाल उठता है वह उठता है कि संविधान सभा प्रतिनिधि स्वरूप इसका जो है कि इसमें जो जो प्रतिनिधि थे वो भारत का जो विविध समाज है उसका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था, या भारतीय समाज का जो ढांचा है उसका स्वरूप संविधान सभा प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं करती है। तो इस पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। उसके संबंध में जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि संविधान सभा है उसका निर्वाचन व्यस्त मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, इसलिए ये प्रतिनिधिक संस्था नहीं थी। संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं को द्वारा किया गया निर्वाचन इसका, जिसका स्वयं का निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। इसलिए जो जयप्रकाश नारायण है उन्होंने संविधान सभा का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव पर उतार दिया, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में ना तो प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव था और चूंकि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी वो जनता की प्रतिनिधि संस्थाएं ही थी, निर्वाचित संस्थाएं थी, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वास्तव में जनता के ही प्रतिनिधि है। जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है, भारत इतना बड़ा देश है उसमें प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं थे उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में। तो प्रतिनिधि संस्था के स्वरूप पर विवाद यही खत्म हो जाता है कि विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के प्रतिनिधियों को चुना, इसलिए जनता के वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। इसी प्रकार से एक विद्वान है दामोदर स्वरूप ने कहा है कि जो संविधान सभा का स्वरूप है उसमें कांग्रेस और स्वर्ण हिंदुओं का वर्चस्व, इस दृष्टि से प्रतिनिध्यात्मक जो स्वरूप है संस्था का उस पर इन्होंने शंका व्यक्त की। चर्चिल के अनुसार यह सभा देश की बड़ी जाति का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये ठीक है कि ये आशंकाएं आंशिक सत्य जरूर है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने ही स्वतंत्रता आंदोलन की जो मुहिम चलाई थी उसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व था और जो जनभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। तो स्वाभाविक रूप से जो पार्टी जनभावनाओं के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन चलाती है उसका बाहुल्य संविधान सभा में होना लाजमी था।
इसलिए और कांग्रेस के साथ अन्य दल इतने सशक्त नहीं थे, ना ही जनता में उनका इतना प्रसार, इतनी धाक, इतनी पैठ नहीं थी। इसलिए स्वाभाविक था कि कांग्रेस का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक होता। और 1952 के चुनावों ने भी यह प्रमाणित कर दिया कि संविधान सभा के अधिकतम सदस्यों ने चुनाव लड़ा और वो जीत कर, चाहे वो कांग्रेसी ही थे। तो कमोबेश संविधान सभा का स्वरूप वैसा ही होता जैसा कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो संविधान सभा थी। वस्तुतः कांग्रेस में सभी हितों का, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का एक प्रकार से सभी प्रकार का जो कहते हैं एक सामंजस्य था, मेल्टिंग था कि संविधान सभा सभी जनता की जो प्रतिनिधि संस्था के रूप में हमें दिखाई देती है। संविधान सभा में सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के प्रतिनिधि थे। हम उन्हें किस प्रकार से इस प्रकार से बता सकते हैं कि ईसाइयों की संख्या संविधान सभा में 7 थी, एंग्लो इंडियन जिनको कहते हैं वो 3 थी, मुसलमान 31 थे, सिख 5, पारसी 3 नहीं, पारसी 3 थे, नेपाली 1, अनुसूचित जाति के 33, अनुसूचित जनजाति के 5 सदस्य। इस प्रकार श्रेणियों में प्रतिनिधित्व की संख्या तो कैबिनेट मिशन योजना में दी थी उससे भी ज़्यादा थी। संविधान सभा जाति और प्रदेश की दृष्टि से प्रतिनिधि संस्था ही नहीं थी, अपितु बुद्धिजीवी, व्यवसायी और विशेषज्ञों की दृष्टि से भी प्रतिनिधि संस्था थी। ऐसा कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों का बाहुल्य था और संविधान वकीलों का स्वर्ग इसीलिए बनाया गया, ये इतनी धाराएं दी गई। ऐसा नहीं है, संविधान सभा में सभी प्रकार के व्यवसायों के व्यक्ति थे। एक दृष्टि डाले तो उसमें प्रशासक भी थे, उसमें अध्यापक भी थे, उसमें अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी थे, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, निजी कंपनी, बार एसोसिएशन और भाषाई परिषदों, अल्पसंख्यकों के विचार जो वर्ग हैं उनके विचार भी प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार से संविधान सभा एक जनता की प्रतिनिधि संस्था थी, न कि एक ही वर्ग या एक ही जाति का उसमें आधिपत्य था। महिलाओं का भी इसमें प्रतिनिधित्व था। हम बता सकते हैं कि हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख ये प्रमुख महिलाएं थी जो संविधान सभा में महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व उस समय में कर रही थी जब महिलाओं की जो शिक्षा है वो नगण्य थी। संविधान सभा में कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनमें सबसे केंद्र में तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जिनकी संपूर्ण जो बहस थी वो प्रक्रिया चलती थी उसमें ये पूर्ण रूप से भाग लेते थे। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पट्टाभी सीतारमैया, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, जी.एस. अयंगर और ठाकुरदास भार्गव, अल्लादी कृष्ण अय्यर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी आदि जैसे दिग्गज संविधान सभा के सदस्य थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की संप्रभुता का जो स्वरूप है उस पर आशंका निर्मूल साबित होती है या आलोचकों का मुंह बंद हो जाता है कि वो आंशिक सत्य है। साथ ही संविधान सभा में कांग्रेस और स्वर्ण का बहुमत ये भी निर्मूल सिद्ध हो जाता है कि उसमें सभी प्रकार के वर्गों, हितों और सदस्यों का उसमें प्रतिनिधित्व था। इस वीडियो में हम संविधान सभा की इस प्रकृति पर ही विचार करके संपन्न करते हैं। अगले वीडियो में हम संविधान सभा की जो निर्णय प्रक्रिया है, सहमति और समायोजन, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।